हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका नंबर है 11। जी हाँ बच्चों, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 विच इज रिलेटेड विद द फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हमारे पास जो भी इफेक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं, जो टर्म्स हम यूज करते हैं, वो सारी की सारी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बच्चों AS 11 जो आपके पास है वो न केवल एक AS के पार्ट के हिसाब से हम पढ़ेंगे, बल्कि जब आप ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो वहां पे जो फॉरेन ब्रांच से रिलेटेड आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट जो है कि स्टेट द एरिया टू विच AS 11 इज नॉट एप्लीकेबल। भाई AS 11 कहां नहीं लगता है? तो देखिए नॉर्मल सी बात है कि जब भी कोई AS होता है तो वैसे तो सब जगह लगेगा जो भी AS होगा, लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ICAI का कोई अलग से AS है तो फिर वहां पे ये AS 11 नहीं लगता है। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव टू विच AS 30 अप्लाई। तो जहां AS 30 लगेगा वहां ये नहीं लगेगा। नंबर 2, हेजिंग अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी आइटम। ठीक है, हेजिंग हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। उसमें हेजिंग भी होता है आपके पास, आर्बिट्रेजिंग भी होता है बेटा, जिसमें लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनका कोई रिस्क है वो रिस्क को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं। इस तरह का होता है हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। और हेजिंग एज अ नेट इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, तो अलग अलग तरह की हेजिंग होती है जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे आगे। तो हेजिंग से रिलेटेड पे ये नहीं लगता है। चलिए सर, तो फिर कहां लगता है? तो हमारे पास अगला पॉइंट है कि डिफाइन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो कौन से फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है जो AS 11 में एप्लीकेबल होते हैं? A foreign currency transaction, it is a transaction which is denominated in or required to settlement in फॉरेन करेंसी, यानी कि ऐसा ट्रांजैक्शन जो फॉरेन करेंसी में ही डिनोमिनेटेड हो। जैसे मैंने कोई एसेट्स खरीदी $10 लाख की, डिनोमिनेटेड है, या मैंने बोला कि भाई मैंने एसेट्स खरीदी है 50 लाख रुपीस की, लेकिन इसका जो पेमेंट है वो डॉलर्स में किया जाना है, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन ट्रांजैक्शन। इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन अराइजिंग व्हेन एन एंटरप्राइज इज ईदर नंबर A, buy or sell goods or services whose price is denominated in foreign currency। यानी कि आप इस तरह के गुड्स और आप जो गुड्स हैं वो सेल या परचेज करते हैं जो आपके कहीं ना कहीं हमारे पास फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड रहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे हमारे पास है नंबर B, बोरो और लैंड, यानी कि उधार लेना या देना। तो बोरो या लैंडिंग आप करते हैं when amount payable और receivable are denominated in foreign currency, यानी कि आपने सिंपल सी बात है फॉरेन करेंसी में या तो लोन लिया है या किसी फॉरेनर को लोन दिया है। अदरवाइज एक्वायर और डिस्पोज ऑफ एसेट्स और इनकर और सेटल लायबिलिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। आपने कोई एसेट्स खरीदी या आपने कोई लायबिलिटी पे ऑफ करी जो फॉरेन करेंसी में है, दैट विल बी पार्ट ऑफ आवर फॉरेन ट्रांजैक्शन। चलिए नेक्स्ट कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारे काम में आते हैं, जैसे आपका एवरेज रेट है, क्लोजिंग रेट है, मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जब हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको वहां का भी बता देता हूं। तो उसमें देखिए क्या होता है कि हमें ब्रांच का ट्रायल बैलेंस दिया जाता है। जो ब्रांच, अगर हम ये एग्जाम्पल ले लें कि भाई हमारी ब्रांच जो है वो USA में है और हमारा हेड ऑफिस इंडिया में है, तो USA की ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस डॉलर्स टर्म में बना के आपको देगी। आपको उस ट्रायल बैलेंस को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके हेड ऑफिस के साथ मर्ज करना पड़ता है। तो वहां आप जब ट्रायल बैलेंस की एक एक आइटम को कन्वर्ट करेंगे तो वहां कन्वर्जन के लिए अलग अलग रेट काम में आते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम रेट्स का मीनिंग देखते हैं और फिर हम बात करेंगे कहां कौन सा रेट काम में आता है। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट इज अ रेशियो ऑफ द एक्सचेंज ऑफ टू करेंसी। जैसे अगर मैं बोलूं $1 इक्वल टू ₹75, तो ये रेशियो हो गया 1:75 का, ये हमारी फॉरेन करेंसी है। एवरेज रेट ना, एवरेज रेट इज द मीन ऑफ द एक्सचेंज रेट इन फोर्स ड्यूरिंग अ पीरियड। एवरेज रेट शुड नॉट बी यूज्ड इफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली। देखिए ये बोल रहा है कि एवरेज रेट जो होती है वो देखिए होती क्या है। तो एवरेज रेट जो है भाई किसी वीक का एवरेज या मंथ का एवरेज या फिर आपके पास कहीं ना कहीं ईयरली एवरेज, इस तरह के एवरेज हम लेते हैं। बेटा ये बोल रहा है आप एवरेज रेट को यूज नहीं करें अगर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है सर, ये एवरेज रेट काम कहाँ आती है?
तो बेटा जब आप वो मैं आपको बता रहा था ना अभी, आपकी फॉरेन में ब्रांच है, यूएसए में, उसका ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान रखिए आपके जो ट्रेडिंग एंड P&L के आइटम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आइटम है, परचेज है, सेल है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, इसके अलावा आपकी इनकम वगैरह है, ये सारे के सारे जो ट्रायल बैलेंस के आइटम है ये कन्वर्ट होंगे एवरेज एक्सचेंज रेट पे। ठीक है, फिर हमारे पास है क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट क्या होता है? जो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आपका रेट चलता है, क्लोजिंग रेट एक्सचेंज रेट एट द बैलेंस शीट डेट। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट है 4 और 5, मॉनेटरी आइटम एंड नॉन मॉनेटरी आइटम। देखो यहाँ पे ना मीनिंग थोड़ा सा अलग है, जो आप बचपन से पढ़ते हुए हो ना, मॉनेटरी आइटम मतलब जिसको मनी टर्म में हम लोग कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और नॉन मॉनेटरी जिसको मनी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये बचपन में पढ़ाया जाता है 11th क्लास। लेकिन यहाँ देखिए चीज अलग है, यहाँ मॉनेटरी आइटम का मीनिंग क्या है? तो बेटा यहाँ मॉनेटरी आइटम का मीनिंग है दीज आर द पार्ट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी विच आर फिक्स इन डिनोमिनेशन। समझ रहे हैं आप? यानी कि इनका जो वैल्यूएशन है वो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। जैसे कैश है, बैंक बैलेंस है, डेटर्स है, बीआर है, बीपी है, ये वो चीजें ना बेटा जिनका पेमेंट क्या है, फिक्स रहता है ना, चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल डेटर से अगर आपको $10,000 लेने हैं तो 10,000 ही रहेगा, आप ज्यादा मांगोगे तो भी नहीं देगा, कम आप लोगे नहीं। मैं बैड डेब्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखें इनके वैल्यूएशन फिक्स होते हैं, वैल्यूएशन में चेंज नहीं होता है, इनको हम बोलते हैं मॉनेटरी आइटम। So monetary item are the money held assets and liability to be received or paid in fixed or determinable amount of money, for example cash, receivable, payable and loans। ठीक है, फिर एक होता है नॉन मॉनेटरी आइटम, यानी कि इनके वैल्यूएशन बदल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या देखिए, नॉन मॉनेटरी आइटम आर द एसेट्स एंड लायबिलिटी अदर देन मॉनेटरी आइटम। फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। तो क्या होता है, वैल्यूएशन के बदल सकते हैं, इन्वेंट्री के, इन्वेस्टमेंट्स के, या फिक्स एसेट्स से मार्केट प्राइस वगैरह आपके ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, तो जिनके वैल्यू बदल सकते हैं वो होते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरे पास है डिफाइन द एक्सचेंज डिफरेंस एज पर AS 11 एंड व्हेन डज एक्सचेंज डिफरेंस अराइज। देखिए बेटा एक्सचेंज डिफरेंस की जो हम बात कर रहे हैं, एक्सचेंज डिफरेंस बेसिकली, चलिए मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ फिर हम देखेंगे इसका जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसके लिए फिर हम आगे बात करेंगे कि हमारे जो ब्रांचेस हैं वो भी दो तरह के होते हैं, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। ठीक है, देखिए इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल में बात आपसे कर ही रहा हूँ, तो आप एक लॉजिकल समझिए कि आपकी जैसे यूएसए की ब्रांच है, उसने आपको ट्रायल बैलेंस भेजा, आपने उस ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट किया। तो मैं आपको बताता हूँ, ओपनिंग स्टॉक को कन्वर्ट करने के लिए ओपनिंग एक्सचेंज रेट लगता है, ट्रेडिंग P&L आइटम यानी कि आपके इनकम एंड एक्सपेंस के जो आइटम है उनके लिए एवरेज एक्सचेंज रेट लगता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के लिए आपका क्लोजिंग एक्सचेंज रेट लगता है, फिक्स एसेट्स के लिए हमें चेक करना पड़ता है, इंटीग्रल ब्रांच है तो डेट ऑफ परचेज का एक्सचेंज रेट लगाएं, नॉन इंटीग्रल ब्रांच है तो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट लगाएं। ठीक है, ये कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप समझिए कि जब आप अलग अलग आइटम को अलग अलग एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो ट्रायल बैलेंस मुझे ब्रांच ने बना के भेजा था, जो मैच हो रहा था ब्रांच का, तो जब हेड ऑफिस बनाएगा तो हेड ऑफिस का मैच होगा क्या? सर नहीं होगा। कैसे हो सकता है? जब आपने अलग अलग आइटम को अलग अलग एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट कर दिया है तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए, सो एक्सचेंज डिफरेंस रिजल्ट अराइजिंग from reporting the same number of unit of foreign currency in the reporting currency at different exchange rate. When arise an exchange difference arises when the rate of exchange in the exchange rate between the transaction date and the settlement date or reporting date of any foreign currency monetary item। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा। देखो फॉर एग्जांपल आपने फिक्स रेट्स खरीदी $1 लाख की, जब खरीदी तो डॉलर था 70 का, यानी कि एसेट्स कितने की होगी 70 लाख की जब खरीदी, लेकिन बैलेंस शीट डेट पे डॉलर हो गया 75 का, यानी एसेट्स तो 75 लाख की होगी। तो यहाँ एक्सचेंज डिफरेंस कितने का आ गया? सर एक्सचेंज डिफरेंस आ गया हमारा अमाउंट ₹5 लाख का। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे, स्टेट द इंडिकेशन दैट अ फॉरेन ऑपरेशन इज अ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। चलिए पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ कि आपकी देखिए जो फॉरेन ब्रांचेस हैं बेटा ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं, एक होती है आपकी इंटीग्रल और एक होती है आपकी नॉन इंटीग्रल। ठीक है, अब इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल कैसे मैं आपको बताता हूं।
देखिए बेटा, इंटीग्रल ब्रांच का मतलब क्या? बेटा इंटीग्रल ब्रांच का मतलब ये होता है कि जब आपने अपने बिजनेस का एक्सपांशन किया है, जी हाँ, क्या करा है? बिजनेस का एक्सपांशन, यानी कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। सर कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ये इंडिया में कंपनी है, नाम है इसका बजाज ऑटो, है ना, सुना होगा आपने, पल्सर मोटरसाइकिल वगैरह ये लोग बनाते हैं, बजाज ऑटो इंडियन कंपनी है ना। इंडिया में सारी मैन्युफैक्चरिंग की सब कंप्लीट होती है। इन्होंने कहा इंडिया से भी तो बाहर निकलो ना, इंडिया से बाहर निकले। बजाज ऑटो का अगर आपने कभी ऐड देखा होगा ना, तो पता है एक चीज बोलता है कि सबसे ज्यादा देशों में बिकने वाला बाइक है। आपको पता है बजाज ऑटो जो है ना, वो 70 कंट्रीज में काम करता है। जब मैं ये क्लास बना रहा हूँ एक्चुअल में 70 कंट्रीज में काम करता है। व्हाट इट मीन्स आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल बजाज ऑटो ने सोचा कि यार यूएसए में हमारी बाइक्स जो हैं चलेंगी, तो इन्होंने क्या करा, यूएसए में अपना एक शोरूम खोला। शोरूम का नाम क्या है? बजाज ऑटो। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करूं तो बजाज ऑटो ने अपनी एक ब्रांच खोली है। कहां खोली है सर? यूएसए में खोली है। ठीक है, यहां से गाड़ियां बन के वहां जाएंगी, है ना। इस ब्रांच को कैसे चलाना है, सेलिंग प्राइस गुड्स के क्या होंगे, एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी कौन होगी, एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी हमारी किस तरीके से काम करेगी, मैनेजर्स कैसे होंगे, है ना, क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा, वर्कशॉप कैसे बनेंगे, है ना, कौन कौन सी सिटीज में हम काम करेंगे, ये सारा का सारा काम कहाँ से चल रहा है? ये सारा का सारा काम चल रहा है इंडिया के हेड ऑफिस से। यहां से सारा काम चल रहा है, और नॉर्मल सी बात है यहीं से सारा काम चलेगा ना भाई। तो ये जो रिलेशन यहाँ पर है, आपने क्या करा, आपने बिजनेस का एक्सपांशन करा है बेटा, तो ये जो ब्रांच है ये कौन सी है सर? ये है हमारी इंटीग्रल ब्रांच। जी हाँ बच्चों, कौन सी ब्रांच है सर? ये है हमारी इंटीग्रल ब्रांच, क्योंकि हम बिजनेस का एक्सपांशन कर रहे हैं। तो ठीक है, हमारी ब्रांच फॉरेन कंट्री में चल रही है, लेकिन उसके लिए सारे ट्रांजेक्शन तो यही मान के कर रहे हैं कि ट्रांजेक्शन हमने किए। जैसे मान के चलो कि यूएसए वाली आपकी जो ब्रांच है, उसके लिए आपने कोई फिक्स एसेट्स वगैरह खरीदे, तो इसका मतलब ठीक है खरीदे यूएसए ब्रांच ने, पर डिसीजन तो हेड ऑफिस का ही है, तो माना तो ये जाएगा कि हेड ऑफिस ने खरीदा है अपने लिए यूएसए में। ठीक है, तो इस तरह का जब रिलेशन होता है तो ये तो होता है आपका इंटीग्रल ब्रांच। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये। एक होता है बेटा आपका नॉन इंटीग्रल ब्रांच। ठीक है सर, नॉन इंटीग्रल ब्रांच कैसे सर? चलिए मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं साहब कि ये एक ब्रांड है, ठीक है, और इस ब्रांड के शोरूम है, कहां पर है? यूएसए के अंदर है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। इंडिया में एक कंपनी जिसका नाम है पेज इंडस्ट्री। क्या नाम है? पेज इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए साहब, इंडिया में एक पेज इंडस्ट्री में आपको बता दूं, शायद आपको पता है नहीं, एक इनरवेयर का एक बहुत फेमस ब्रांड है जॉकी इंडिया के अंदर। ठीक है, नाम है उसका पेज इंडस्ट्री। मैं आपको बता दूं क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं काफी साल से, तो हमें पता है ये सारी चीज। एक शेयर की प्राइस लगभग 21,000 है भैया पेज इंडस्ट्री। पेज इंडस्ट्री ने क्या करा, ये जो यूएसए की कंपनी नाइकी, इसमें शेयर खरीद लिए। कितने खरीद लिए? 60% खरीद लिए। अगर आपको बताओ तो सीए फाउंडेशन में भी आपको पढ़ाया जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो पेज इंडस्ट्री तो होगी होल्डिंग कंपनी, नाइकी हो गया हमारा सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, पेज इंडस्ट्री ने ठीक है सर हमने इसके शेयर खरीद लिया। अब आप समझिए असली ओनर यहाँ कौन है? क्या नाइकी के जो पुराने ओनर थे वो उसके ओनर बचेगा? नहीं सर, अब तो ओनर कौन माना जाएगा सर? अब तो पेज इंडस्ट्री माना जाएगा, क्योंकि अब तो पेज इंडस्ट्री ने सारा काम, कंट्रोलिंग पावर आ गई 50% से ऊपर लेते ही। पेज इंडस्ट्री ने कहा ठीक है हमने शेयर खरीदा है, पर हम आपके जो डे टू डे डिसीजन है ना, उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपका अच्छा ब्रांड है, चलने दो, बढ़िया, हमने इसीलिए तो आपकी कंपनी में पैसा लगा है, आप चलने दो आराम से। जो आपकी मार्केटिंग पॉलिसी है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है ना, प्राइसिंग पॉलिसी है, जो भी आपकी पॉलिसीज हैं, जो भी आपका काम करने का तरीका है, आप आराम से काम करते रहो,
है ना। नाइकी में इन्होंने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है काम चल रहा है, चलने तो अपने को तो कमाई हो रही है, 60% पैसा अपने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ बट एट द सेम टाइम इनके पास ये पावर है कि अगर चाहे इनको लग रहा है नाइकी में जो मैनेजमेंट काम कर रहा है वो अच्छा नहीं है, तो हटा के क्या है किसी को भी अंदर बाहर ला सकते हैं, कंट्रोलिंग पावर तो है इनके पास। यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि ये जो नाइकी है ना, इसको पूरा हिलाने का पावर कौन रखता है? पेज इंडस्ट्रीज को पूरा हिलाने का पावर रखता है। हिला रहा है नहीं हिला रहा है वो बात की बात है, पर नाइकी में इनका कंट्रोलिंग स्टेट है। हाँ ये नाइकी के डे टू डे जो एक्टिविटी है उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है अच्छा फेमस ब्रांड है, इसको इसी नाम से चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये जो एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल किसका हो गया सर? ये एग्जाम्पल हो गया हमारा नॉन इंटीग्रल ब्रांच का, ठीक है बेटा। तो ये था आपका नॉन इंटीग्रल ब्रांच। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि स्टेट द इंडिकेशन दैट अ फॉरेन ऑपरेशन इज ए नॉन इंटीग्रल। कैसे पता लगेगा? डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, यानी कि आपने कितना फ्रीडम उनको दे रखा है, इससे पता लगता है। प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन एक्टिविटी, आपकी टोटल एक्टिविटी के अंदर ही फॉरेन ऑपरेशन एक्टिविटी कितनी है, किस तरह से आपने कंट्रोलिंग किया है। प्रोपोर्शन ऑफ द फिनेंस फ्रॉम द रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस, जैसे मैंने आपको बोला ना कि भाई पेज इंडस्ट्री ने कितने पैसे नाइकी में लगा रखे हैं, कितना कंट्रोलिंग स्टेट है ना। स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन सेल्स परचेज एंड अदर ट्रांजेक्शन, तो इन सबको देख के, जैसे आपका मैं बताऊं पेज इंडस्ट्री और नाइकी का जब टोटल कंसोलिडेट पड़ेगा ना, तो मैं आपको बताऊं AS17 चलता है सेगमेंट रिपोर्टिंग, उसमें पेज इंडस्ट्री बताएगा कि भाई हमारी एक सब्सिडरी है नाइकी लिमिटेड USA में है, ये उनकी सेल है और ये उनका पूरा काम है। तो आप अलग से बता रहे हो उसमें कि भाई नाइकी का इतना पोर्शन हमारे पास है, तो वहां से हमको देख के पता लगेगा कि हाँ ये नॉन इंटीग्रल ब्रांच है या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इंडिकेशन है जिनसे पता लगता है कि आपकी जो ब्रांच है वो इंटीग्रल ब्रांच है या नॉन इंटीग्रल ब्रांच है, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस इसमें दिया हुआ है। देखिए हमारे पास डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन। देखिए सबसे पहले मीनिंग की बात करें, मीनिंग है अ फॉरेन ऑपरेशन द एक्टिविटी इन विच दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दोज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस, यानी कि डायरेक्ट आपने फॉरेन ब्रांच खोली बजाज ऑटो ने। अ फॉरेन ऑपरेशन दैट इज नॉट एन इंटीग्रल ब्रांच, है ना, फॉरेन सब्सिडियरी, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी होल्डिंग इन सब्सिडियरी का। सेकंड पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। देखिए जो एक्सचेंज डिफरेंस होता है ना, मैं आपको बता दूं, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, एक्सचेंज डिफरेंस आएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। जिन्होंने फॉरेन ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है उसमें फॉरेन ब्रांच का उनको पता है कि जो एक्सचेंज डिफरेंस आता है, अगर आपकी इंटीग्रल ब्रांच है तो एक्सचेंज डिफरेंस आता है P&L अकाउंट के अंदर, लेकिन अगर नॉन इंटीग्रल ब्रांच है तो वो फिर एक हमारा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व होता है, उस रिजर्व में जाता है बैलेंस शीट के अंदर। तो इंटीग्रल है तो रिकॉग्नाइज एज इनकम और एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे अराइज। नॉन इंटीग्रल तो एक्यूमुलेटेड इन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं FCTR। तो रिजर्व में अंटिल द डिस्पोजल ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, तो जब तक आपने वो इन्वेस्टमेंट रखा है ना, जब तक वो आपकी सब्सिडी है, डिफरेंस इसमें जाएगा। एक्सचेंज इज टू बी यूज, देखिए इसमें लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक इफ कैरिड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो इसमें तो डेट ऑफ परचेज का लगेगा और इसमें ओपनिंग रेट लगता ही है। क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो इसमें क्लोजिंग रेट लगता है, ठीक है। चलिए ये आपके काम नहीं आएगा क्योंकि फिर आपको चेक करना पड़ता है डेट ऑफ परचेज, ठीक है। तो ये जो रूलिंग मैंने आपको बताया उस रूलिंग से ही काम होगा, ठीक है बेटा। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। स्टेट द आइटम विच द सेम ट्रांजेक्शन रेट इज यूज्ड इन इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल। तो देखिए आपके पास जैसे मॉनेटरी आइटम है, कैश डे जो फिक्स रहते हैं, तो इधर भी क्लोजिंग रेट और इधर भी क्लोजिंग रेट। कंटिंजेंट लायबिलिटी है ना, मीनिंग आपको पता होगा मे बी और मे नॉट भी जिसको बोलते हैं, दोनों तरफ क्लोजिंग रेट। अदर रेवेन्यू आइटम जैसे परचेज सेल है ना, उसमें अगर एक्चुअल एक्सचेंज रेट दिया होता है तो लगता है, अदरवाइज एवरेज ही। तो आप देखो रूल तो वैसे एक्चुअल का रेट है, लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि हमारे पास वहां जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो एक्चुअल नहीं होता, वहां एवरेज होता है, इसलिए हम एवरेज को काम में लेते हैं बेटा, है ना, जब न्यूमेरिक करते हैं। रेमिटेंस यानी कि पैसा इधर से उधर गया तो एक्चुअल एक्सचेंज रेट। गुड्स रिसीव फ्रॉम HO, ठीक है, या सेंड टू HO टेकन फ्रॉम HO बॉक्स। देखिए ध्यान रखिए जब आप वो ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करेंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ दो चीजें हमेशा हेड ऑफिस की बुक से लेना। कौन सी? गुड्स सेंड टू ब्रांच,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने अपनी ब्रांच को जो भी गुड्स भेजा, आपने कहा हमने तो 1 लाख का भेजा, उन्होंने कहा सर हमें तो 90,000 का मिला। इंक्वायरी करने में पता लगा 10,000 का भी गुड्स इन ट्रांजिट चल रहा है। तो हम हमेशा हेड ऑफिस के रिकॉर्ड के हिसाब से लेंगे गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच। ब्रांच क्या बोल रही है इससे हमको कोई मतलब नहीं, हम तो हेड ऑफिस के हिसाब से लेंगे। एक तो ये। नंबर 2, ब्रांच अपने अकाउंट में एक हेडिंग लिख के भेजती है अमाउंट ड्यू टू एचओ या एचओ करंट अकाउंट के नाम से, यानी कि वो बताते हैं कि हमको हेड ऑफिस को कितना पैसा देना है। ऐसे ही हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस में भी आएगा कि मुझे ब्रांच से कितना पैसा लेना है। तो हम है ना हेड ऑफिस के रिकॉर्ड से लेंगे कि हमें ब्रांच से कितना पैसा लेना है। ब्रांच क्या बोल रहा है कि भाई हेड ऑफिस से कितना लेना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों चीजें हम हेड ऑफिस के रिकॉर्ड से उठाते हैं, गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच और अमाउंट ड्यू टू ब्रांच। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है टेकन फ्रॉम द एचओ बुक्स। अब देखिए ये तो हमारे पास वो आइटम हो गए जिनमें हम लोग जो अलग अलग एक्सचेंज रेट हैं वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। स्टेट द ऑप्शन अवेलेबल टू द कंपनी एक्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस एज पर पैरा 46A ऑफ द कंपनीज रूल्स 2015 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मीनिंग है। देखिए बच्चों ऐसा है कि जब आप फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं एसेट्स वगैरह के लिए, तो एक्सचेंज डिफरेंस राइज होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने एसेट्स खरीदी तब $1 इक्वल टू 70 का था, $1 लाख में आपने खरीदी तो 70 लाख का एसेट्स खरीदा। लेकिन रिपोर्टिंग डेट फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च जो हमारा होता है उस दिन $1 इक्वल टू 70 हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पूरा एसेट्स फाइनेंस कराया था, 70 लाख का लोन लिया था, ₹5 एक्सचेंज डिफरेंस यानी कि 5 लाख का तो लॉस आ रहा है आपको, तो इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है ना, यानी आपने लोन वगैरह लिया है और उस पे लोन पे एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है बेटा, ठीक है, तो उस एक्सचेंज डिफरेंस को किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो 46A जो सेक्शन है वो इसी के रिगार्डिंग है। ठीक है, 46A नंबर 1, अगर आपने जो लोन लिया है, लोन किसके लिए लिया है, लोन फॉर डेप्रिसिएबल एसेट्स। ठीक है भाई, आपने डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए लोन लिया, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए लोन लिया, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो 46A का जो ऑप्शन है उसे अप्लाई कर लें, और चाहें तो 46A को नॉट अप्लाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं, मर्जी है आपकी, है ना, ऑप्शनल है क्योंकि। तो बच्चों अगर आपने 46A को अगर आपने अप्लाई कर दिया तो इररिवोकेबल होता है, यानी कि एक बार अगर आपने ऑप्शन ले लिया तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये ऑप्शन क्या बताता है, बोलता है कि भाई अगर आपको एक्सचेंज लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है तो एसेट्स की कॉस्ट में से प्लस माइनस करते हैं। क्या मतलब है, मतलब ये है कि यार एक्सचेंज लॉस हो रहा है, एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दो, गेन हो रहा है एसेट्स की कॉस्ट में से माइनस कर दो। ठीक है, ये बोलता है 46A। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि नहीं हमें 46A अप्लाई नहीं करना है, तो 46A अगर आपको अप्लाई नहीं करना है तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, कि फिर जो भी एक्सचेंज आपका प्रॉफिट या गेन हो रहा है उसे उसी टाइम पीरियड का इनकम या एक्सपेंस मान के कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सर हम उसे ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो 46 अप्लाई किया तो ये, नहीं किया तो ये तो बात हुआ कि अगर आपने लोन लिया है डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए। अब बात करेंगे हम केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 कौन सा, नीचे करते हैं इसको। अगर आपने लोन लिया है, लोन फॉर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स, है ना, फॉर एग्जांपल लैंड वगैरह है, इसके लिए आपने कोई लोन लिया था। इसमें भी ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, चलिए इसमें ऑप्शन ये है कि आप चेक करें कि क्या आप 46A को अप्लाई करना चाहते हैं या 46A को नॉट अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, अप्लाई करना है नहीं करना है तो ठीक है सर। अगर आपने 46A अप्लाई किया तो फिर जो एक्सचेंज डिफरेंस है ना, जो नॉर्मली लॉस होता है जी, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन रिजर्व। जी हाँ, नोट्स में आपको मिल जाएगी।
FCMIT रिजर्व में आप ट्रांसफर करेंगे, है ना, और FCMIT में जब आपने ट्रांसफर कर दिया, जैसे आपको एक्सचेंज लॉस हुआ, है ना, तो आपकी एंट्री हो जाएगी FCMIT अकाउंट डेबिट, है ना, टू लोन अकाउंट, क्योंकि आपने लोन लिया था तो लोन का अमाउंट आपका बढ़ गया, इधर आपने वो पैसा FCMIT में डाल दिया। अब ये FCMIT का जो अमाउंट है, जैसे 5 साल का लोन है, तो 5 साल का लोन है तो FCMIT में जैसे मान के चलो, जैसे हमने बोला कि वो हमने एसेट ली थी 70 लाख की, है ना, $1 लाख की 70 रुपीज में ली थी, रिपोर्टिंग डेट पे $1 इक्वल टू 75 हो गया, ₹5 पर डॉलर, तो 5 लाख का लॉस हो गया आपको, FCMIT में 5 लाख जाएगा। अब जैसे लोन मान लीजिए आपका 5 साल का है, तो 5 साल में ये अमाउंट आपको ले जाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू FCMIT। भाई 5 लाख रुपए राइट ऑफ करने कितने साल में सर? 5 साल में। तो हर साल इस FCMIT में से आप पैसा निकल के कहां डाल देंगे? P&L अकाउंट के अंदर डाल देंगे, है ना, 5 सालों के अंदर। ये तो तब अगर आपने 46A अप्लाई किया, और नहीं किया तो ठीक है, जीवन से मुक्ति पाओ, जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है उसे कहां ट्रांसफर कर दो? SPL, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है बेटा, तो ये आपका ट्रीटमेंट होता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने लोन किसके लिए लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जैसे लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन फॉर, जैसे डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो एक्सचेंज डिफरेंस शुड बी डेबिटेड, है ना, इन केस ऑफ लॉस एंड क्रेडिट इन केस ऑफ प्रॉफिट टू रेस्पेक्टिव एसेट्स। तो आपको जो भी प्रॉफिट लॉस हो एसेट्स के अंदर ही डाल देना है। ठीक है भाई, प्रॉफिट हो रहा है तो एसेट्स की कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, लॉस हो रहा है तो एसेट्स की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। और अगर आपने नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए लिया है तो ये आपके पास लिखा हुआ है एक्सचेंज डिफरेंस शुड बी डेबिटेड टू फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। ठीक है, एंड सच डिफरेंस शुड बी ट्रांसफर टू P&L इन इक्वल प्रोपोर्शनेट। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शनेट में चला जाएगा। अच्छा, जैसे 5 लाख का था हमारे एग्जांपल में, हमने 1 लाख का डाल दिया, 4 लाख का तो बचा ना FCMIT, उसके कहां दिखाएंगे? द डेबिट और द क्रेडिट बैलेंस ऑफ FCMITD should be shown to the equity and liability side of the balance sheet under the heading reserve and surplus। ठीक है, तो नीचे लिखा है वंस ऑप्शन एज पर पैरा 46A इज एक्सरसाइज इज इररिवोकेबल, यानी कि आप एक बार लेने के बाद फिर उस अपने ट्रीटमेंट को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं एक साल ले लिया, अगले साल आपने कहा सर हमारा तो मन नहीं, हम नहीं ले रहे, ये नहीं चलेगा। ठीक है, इफ ऑप्शन एज पर 46A इज नॉट एक्सरसाइज द एक्सचेंज डिफरेंस इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ठीक है बेटा, तो जो मैंने डायग्राम आपको बना के बताया था ना, वो इसको समझाने के लिए, तो आप इसको बना लें तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है आपके लिए। चलिए अभी नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एज पर AS 11। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 3 डेट्स आएंगे आपके क्वेश्चंस में। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जब आपने ट्रांजैक्शन किया। नंबर 2 रिपोर्टिंग डेट, यानी कि जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। तीसरा सेटलमेंट डेट, जिस दिन आप उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यही एग्जाम्पल फिक्स करता हूँ। 1 जनवरी को आपने मान लीजिए ना कि $1000 का कोई ट्रांजैक्शन किया और उस दिन $1 इक्वल टू 70 है। तो ये बोलता है जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन करा उस दिन की जो एक्सचेंज रेट है उसी पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए। चलिए, सो एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट एन अमाउंट। देखो फॉरेन करेंसी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जैसे $1000 का मैटर है हमारे पास, ठीक है बेटा, ये $1000 है, ठीक है, हमने रुपीस नहीं लिखा है, $1000 पढ़े इसको। तो $1000 का कोई ट्रांजैक्शन है और उस दिन एक्सचेंज रेट 70 है, तो हम 70 पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर आगे स्टेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एट रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट का मतलब वो बैलेंस शीट वाली डेट है, तब कैसे करें? तो तब क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन करा तब तो $1 इक्वल टू 70 था, और अब 31 मार्च को $1 इक्वल टू 75 हो गया। तो क्या करें? तो फिर बेटा आपको 75 को कंसीडर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक्सचेंज लॉस आ रहा है यहाँ पे। सो एट रिपोर्टिंग डेट अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट एन अमाउंट। फॉरेन करेंसी अमाउंट जैसे $1000, एक्सचेंज रेट एट द रिपोर्टिंग डेट यानी कि $1000 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने रिकॉर्ड कितने पे किया इसको? 75 पे। सर पहले 70 पे किया, 75 पे। हाँ बेटा, $5000 का हमको एक्स्ट्रा आइटम रिकॉर्ड करना पड़ा, जो लॉस है ना तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो बोला देखो
एक्सचेंज डिफरेंस विल बी रिकॉग्नाइज एज इनकम और एक्सपेंस इन द P&L। तो 5,000 का लॉस हम रिकॉर्ड करेंगे, कैसे निकालेंगे? फॉरेन करेंसी अमाउंट $1,000, एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी थी 70 और डेट ऑफ रिपोर्टिंग में कितनी है 75। तो 5,000 का जो लॉस है इट शुड बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। फिर आगे स्टेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन एट सेटलमेंट डेट। फॉर एग्जांपल आपने बेटा सेटलमेंट करा 20 अप्रैल को और उस दिन रेट है 77, ठीक है। तो सेटलमेंट डेट एक्सचेंज डिफरेंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस इन द P&L फॉर द पीरियड इन विच सेटलमेंट टेक प्लेस। देखिए आपने 75 तक तो पहले तो रिकॉर्ड किया 70 पे, फिर आप इसको जब आपकी रिपोर्टिंग बैलेंस शीट डेट तक हमने 75 प्राइस मान के रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन जब सेटलमेंट करें तो प्राइस 77। तो अब लॉस कितना सर? एक्स्ट्रा $2 का लॉस आपको और रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉरेन करेंसी अमाउंट $1,000, एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट पे कितना था? बैलेंस शीट पे 75 था ना, सेटलमेंट पे 77, तो $2 के हिसाब से 2,000 का लॉस रिकॉर्ड हम करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कि आप जो फॉरेन एक्सचेंज में से डील वगैरह करते हैं, फॉरवर्ड एग्रीमेंट जो आप लोग करते हैं, तो जब भी आपने एग्रीमेंट्स किए हैं तो उसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, आपने एग्रीमेंट क्यों किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो ट्रांजेक्शन था 1 जनवरी को हमने $1,000 का गुड्स मंगाया बेटा। उस दिन डॉलर कितने का चल रहा था? 70 का चल रहा था, ठीक है। आपको शुरू में ही पता था, सप्लायर ने कहा था सर 20 अप्रैल को पेमेंट देना। मैंने कहा हाँ दे देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए कि सप्लायर को $1,000 देने मेरे को, कब देने? 20 अप्रैल को। आज मैं कहाँ खड़ा हूँ? 1 जनवरी को। अब अगर आपका एस्टिमेशन ऐसा है, आपको जनवरी में लग रहा था कि यार है ना अप्रैल में तो दिक्कत होगी और ये जो हमारा फॉरेन करेंसी है ये हमारे लिए महंगा हो जाएगा, हो सकता है $1 इक्वल टू कितना पहुंच जाए? 80 रुपीज पहुंच जाए। तो एस्टिमेशन तो आप देखो, अगर वाकई ऐसा हो गया जो आपको लग रहा है, $10 का लॉस है बेटा, 10 रुपीज का, पर डॉलर 10 रुपीज का, तो $1,000 पे 10 रुपए के हिसाब से आपको 10,000 का लॉस हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो इतना तो हो सकता है आपने कमाया नहीं हो। तो क्या इस लॉस को लगने दें? नहीं। जैसे हम लोग लाइफ के अंदर जो अनसर्टेनिटीज होती है उनका इंश्योरेंस कराते हैं ना बेटा, ऐसे ही जब आप फॉरेन करेंसी के साथ में डील करते हैं तो फिर हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग बिजनेसमैन हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं इनके ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो हम हमारा ये मान के चलते हैं हमारा बिजनेस है और उसके लिए हमें ये काम करना है। तो इसका भी एक तरह से इंश्योरेंस आप करा सकते हो रिस्क का। इंश्योरेंस कैसे? आप बैंक में जाएं, आप बैंक को बोले कि सर हमें है ना 20 अप्रैल को $1,000 खरीदने हैं आपसे। बैंक बेटा इस तरह की एग्रीमेंट बैंक कहता हो जब आपको खरीदने हम दे देंगे। तो बैंक ने कहा ठीक है 20 अप्रैल को $1,000 मिल जाएंगे। हमने कहा बढ़िया। हमने कहा क्या पैसे लोगे? तो बैंक देखो जो आज का रेट होता है, आज का रेट इससे कितना है 70। बैंक ने कहा ठीक है सर हम आपके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हमारा रेट क्या रहेगा? 71 रहेगा। देखो कुछ तो प्रीमियम वो लेगा ना। अगर वो बोले हाँ 70 में रहेगा तो ये तो फोकट में आपका काम हो गया। तो फोकट में काम नहीं होता, कुछ थोड़ा, इसको प्रीमियम बोलते हैं। तो बैंक कितने रुपए बोल रहा है? 71। तो बैंक ने कहा ठीक है सर आपको $1,000 चाहिए ना, तो आप 71 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कि 71,000 रुपीज जो है ना, उसका कुछ मार्जिन जो है वो आप जमा करा दो। कुछ बैंक पूरा लेते हैं, कुछ बैंक कुछ मार्जिन लेते हैं, ठीक है साहब। तो आपने बैंक से सौदा डन कर लिया कि आप $1,000 बैंक से खरीदेंगे। कब खरीदेंगे? 20 अप्रैल को। बैंक ने कहा ठीक है सर रेट फिक्स हो गया, 71 में आपको डॉलर दे दिए जाएंगे। अब एक्चुअल में तारीख आ गई, कौन सी? 20 अप्रैल। मुझे कोई मतलब ही नहीं है डॉलर 75 हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो या 60 हो, 50 हो, 40 हो, कोई मतलब नहीं है। आप तो बैंक में जाएंगे और बैंक में जाके कितने डॉलर बैंक से उठा के लाने हैं? $1,000 आप उठा के ले आएंगे। और आपने जहां से गुड्स इंपोर्ट किया था है ना, यानी कि जो आपका क्रेडिटर है जिससे आपने इंपोर्ट किया है उसको पेमेंट कर देंगे, बात खत्म। देखो आप समझो ना आपने क्या किया।
आपने बैंक को सिर्फ ₹1 ज्यादा दिया, $1000 पे कितने रुपए दिए? 1000 रुपए दिए ना बेटा। 1000 रुपए में आपने अपने रिस्क का इंश्योरेंस करा लिया। अगर ऐसा नहीं होता और डॉलर वाकई ₹80 हो जाता तो ₹10 पर डॉलर के हिसाब से आपको $1000 पे $10,000 का लॉस लगता। पर आपने बैंक के साथ कॉन्टेक्ट कर लिया और आप फ्री हो गए। ठीक है, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात थी। तो अब मैं आपको पढ़वाता हूं कि देखिए ये जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये किस तरीके से किए जाते हैं और इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो फॉरवर्ड एक्सचेंज एग्रीमेंट है ये 2 लोग करते हैं। नंबर 1, या तो लोग स्पेकुलेटर होते हैं। नंबर 2, या तो लोग बिजनेस करते हैं तो अपनी हेजिंग के लिए वो काम करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो बिजनेसमैन है ना, इसने $1000 का गुड्स मंगाया फॉर एग्जांपल में, स्पेकुलेटर। ठीक है साहब, मेरा भी ये मानना था कि यार ये डॉलर तो 80 का होने वाला, तो मैं बैंक में गया, मैंने 1 जनवरी आज ही मैंने भी बैंक से कहा सर मेरे को 20 अप्रैल को कितने डॉलर चाहिए? 1000। बैंक ने कहा ठीक है सर, क्या रेट लगेगा? 71 लगेगा। मैंने कहा ले लो 71, कोई दिक्कत नहीं है ना। 20 अप्रैल को मैं बैंक में गया और उस दिन $1 कितने का चला था? 80। पर मैंने तो बैंक से टाइप कर रखा है 71 का, मैं बैंक से 71 का लूंगा, कितने का बेच दूंगा? 80 का बेच दूंगा। मुझे ₹9 पर डॉलर का फायदा हो रहा है, ₹9 पर डॉलर का। $1000 यानी कि बैठे बैठे मैंने कितना कमा लिया? मैंने कमा लिया ₹9000। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्पेक्यूलेशन है, तो ध्यान रखिए स्पेक्यूलेशन है। जबकि ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट था वो था हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है अपने रिस्क को कम करना। देखो आप क्या करते हो, आप बिजनेस करते हो ना, बिजनेस में आप अपने स्टॉक का, अपने गोडाउन की इंश्योरेंस कराते हैं, तो क्या है वो हेजिंग की तो एक तरह की। आप इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देते हो कि देख भैया मेरे को लॉस हो गया तो भर के देना, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ये भी जो आप हेजिंग करते हो ये भी एक तरह का इंश्योरेंस है। अब एक चीज आप समझना, स्पॉट रेट तो कितना चल रहा था? 70 चल रहा था स्पॉट रेट, यानी कि आज का भाव। स्पॉट रेट का मतलब होता है आज का भाव, 70 चल रहा था। लेकिन बैंक जो है आप लोगों से, अच्छा बैंक का हमें मतलब नहीं है, आप स्पेक्युलेटर हो, आप हेजिंग कर रहे हो, हमें मतलब नहीं, हमसे तो कॉन्टेक्ट करो और मस्त रहो। तो आपने बैंक के साथ $1 इक्वल टू 71 में करा ना कॉन्ट्रैक्ट, तो बैंक ने आपसे कितने रुपए ज्यादा लिए? सर ₹1 ज्यादा लिए। बेटा इस ₹1 को है ना प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए स्पेक्युलेटर के केस में ये प्रीमियम कोई काम नहीं आता। स्पेक्युलेटर के केस में प्रीमियम कोई काम नहीं आता। तो स्पेक्युलेटर के केस में स्पॉट रेट क्या चल रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो देखना है कि बैंक ने स्पेक्युलेटर से कितने पैसे लिए? 71। और स्पेक्युलेटर ने 20 अप्रैल को डॉलर कितने में बेचा? 80 में। तो स्पेक्युलेटर ने कहा मेरे लिए तो प्रॉफिट कितना है? 9000 का, बात खत्म। ठीक है भाई, ये काम हो गया। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग के लिए किया गया है, यानी कि किसी बिजनेसमैन ने किया है, तो आप समझिए बिजनेसमैन ने ₹1 ज्यादा दिए $1000 पे, यानी कि बिजनेसमैन बोलेगा यार $1000 का खर्चा लग गया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने बाद एग्जीक्यूट होना है? 4 महीने बाद। तो उस हेजिंग वाले को, यानी कि उस बिजनेसमैन को, मैं स्पेक्युलेटर की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं। बिजनेसमैन नहीं, इसको बोलते हैं जो ₹1 बिजनेसमैन ने ऊपर दिया ना, इसको प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, तो आप पहले प्रीमियम निकालेंगे। प्रीमियम कैसे निकलता है? प्रीमियम निकलता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट माइनस स्पॉट रेट। ये प्रीमियम आप दे रहे हो ना, ₹70 का बाजार भाव है, बैंक से आपने 71 में डॉलर खरीदा है, तो ₹1 का प्रीमियम आप बैंक को दे रहे हो, तो आपको टोटल कितना लॉस है? $1000 पे। सर ₹1000 का है, तो बेटा ये जो लॉस है और ये जो टाइम है, यानी कि मैंने क्या लिखा, हेजिंग लॉस या हेजिंग कॉस्ट आप बोल सकते हैं। हेजिंग कॉस्ट डिवाइड बाय टाइम फॉर्मूला लगाते हैं और जो भी अमाउंट आता है उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेट 20 अप्रैल की जगह 30 अप्रैल करता हूँ, राउंड ऑफ में 20 अप्रैल की जगह 30 अप्रैल अगर मैं कर दूं, है ना, फॉर एग्जांपल क्या डेट पे आपको पेमेंट देना है? 30 अप्रैल। आप कहाँ खड़े हो? 1 जनवरी को। आप समझना इस फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या आएगा? जनवरी, फरवरी और मार्च, यही 3 महीने आएंगे बेटा। अप्रैल तो अगले साल आएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो देखिए ₹1000 का लॉस है 4 महीने का, तो उसमें से 3 महीने का तो इस साल का है, तो कितने का लॉस? ₹750। ₹750 का लॉस जो है दैट विल बी डेबिटेड इन P&L अकाउंट इन करंट ईयर।
ठीक है बेटा। 7.5 आप क्या करोगे, करंट ईयर के P&L अकाउंट में डेबिट कर दोगे इस साल में, लेकिन एक महीना जो अप्रैल का बचा हुआ है, हाँ सर बचा हुआ है, तो अप्रैल का जो लॉस है 250 रुपए का, ये भी जाएगा तो कहाँ, इट विल बी डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, लेकिन इस साल नहीं जाएगा, बल्कि कौन से साल जाएगा, ये जाएगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो आप लॉजिक समझिए। फॉरवर्ड एक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आते हैं, आप समझिए। तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है, हमें देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या हैजिंग ऑब्जेक्ट है, क्या स्पेकुलेशन ऑब्जेक्ट है। अगर स्पेकुलेशन ऑब्जेक्ट है तो जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो वो प्रीमियम, या इवन कई बार डिस्काउंट भी होता है ना, डिस्काउंट हालांकि सेलिंग रेट में होता है, तो कुल मिला के प्रीमियम और डिस्काउंट मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है बेटा, समझिए आप। जैसे फॉरवर्ड रेट जो है बैंक ने कितना चार्ज किया, 71, जबकि आज का बाजार भाव कितना है, 70। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ये तो हुआ प्रीमियम, कितने का प्रीमियम हुआ, 1 रुपए का। लेकिन आप बैंक में गए, देखो ऐसा उल्टा भी हो सकता है, आप समझो कि आप एक्सपोर्टर हो, आप कौन हो, एक्सपोर्टर हो। 30 अप्रैल को आपको यूएसए में आपका एक क्लाइंट है, वो 1000 रुपए भेजने वाला है, आपने उसको आज गुड्स भेजा, एग्जाम्पल को जैसे उल्टा कर लो ना, $1000 का गुड्स हमने एक्सपोर्ट किया अमेरिका आज 1 जनवरी को। 30 अप्रैल को अमेरिका से मुझे पेमेंट आने वाला है $1000। अब इंडिया में डॉलर चलेंगे क्या, नहीं चलेंगे, तो मुझे वो डॉलर तो बैंक के पास ले जाने पड़ेंगे। मैं बैंक में चल गया, मैंने कहा सर $1000 मैं आपको बेचना चाहता हूँ 30 अप्रैल को। बैंक ने कहा हाँ सर खरीद लेंगे ना। तो मैंने कहा सर आज का एक्सपोर्ट भाव तो 70 है, लेकिन मैं आपको बेचूंगा, कब बेचूंगा, 30 अप्रैल को। सर कितने का खरीदोगे, दिमाग लगाओ, बैंक कितने का खरीदेगा, बैंक 71 का खरीदेगा, सस्ता खरीदेगा, महंगा खरीदेगा, बताओ। सर द आंसर इज बैंक आपसे सस्ता खरीदेगा। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये चीजें। ये आप जब सीए फाइनल में पहुंचेंगे या सीए में फाइनल में पहुंचेंगे तब आपको चीजें वहां पढ़ाई जाएंगी फॉरेन एक्सचेंज में। सिंपल सी बात है ना, आप कोई चीज बेचने जाओगे ना सस्ती बिकेगी, खरीदने जाओगे महंगी बिकेगी। आप बैंक में डॉलर खरीदने गए, बैंक ने कहा 71 लगेगा, एक्सपोर्ट भाव 70 होगा, लेकिन आप बैंक में बेचने जाओगे तो क्या बैंक बोलेगा क्या, हाँ हाँ आओ जवाई साहब हम आपसे 75 में खरीदेंगे। क्यों भाई, बैंक मेरे ससुर जी का है क्या। द आंसर इज नो। प्रैक्टिकल बात कीजिए, बैंक बोलेगा कि सर हम खरीदेंगे आपसे, लेकिन कितने में खरीदेंगे, 68 में खरीदेंगे। ठीक है साहब। तो देखो अगर आप एक्सपोर्टर हो, है ना, आज का भाव 70 है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार हमारी इंडिया करेंसी मजबूत हो जाएगी, और हो सकता है उस टाइम तो डॉलर 60 का ही रह जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप एक्सपोर्टर हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में डॉलर 60 का हो जाएगा, तो आप आज ही बैंक से कॉन्टेक्ट कर लो, ठीक है भैया बैंक कॉन्टेक्ट कर ले, मैं तेरे को $1000 बेचूंगा, कितने में, 68 में बेचूंगा, ठीक है। तो आपका डॉलर 68 में बिक गया। फिर जिस दिन आपको डॉलर आए बस $1000 बैंक में देके आना है और अपना पैसा लेके आना है, बात खत्म, ठीक है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस दिन डॉलर का क्या भाव। तो ये क्या है, ये है डिस्काउंट। ये क्या है, ये है डिस्काउंट, कितने का, 2 रुपीज का, ठीक है। तो अब पहले तो हमने ये सीखा कि भाई प्रीमियम क्या है और डिस्काउंट क्या है। अब आप ये चीज समझिए, मैं फिर से बताता हूं आपको, नेट शॉर्ट में हम बात करते हैं बच्चों। इस चीज को आप ध्यान रखें कि अगर आपने बिजनेस डील करी है और हेजिंग के लिए आप इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो भी प्रीमियम और डिस्काउंट पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे आप एक प्रॉपर टाइम पीरियड मतलब जितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक प्रॉपर टाइम में आप अपने P&L में उसको अमोर्टाइज करेंगे। लॉस है तो ट्रांसफर कर देंगे और प्रॉफिट है तो भी आप ट्रांसफर करेंगे। अगर आप कौन है, अगर आप बिजनेसमैन है, आपने कोई बिजनेस एसेट्स वगैरह के लिए या बिजनेस के लिए लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेक्यूलेटर हैं, तो इस प्रीमियम और डिस्काउंट का आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। समझ में आई बात। अगर स्पेक्यूलेटर है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो ध्यान रखिए, स्पेक्यूलेटर के लिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्पेक्यूलेटर का प्रॉफिट या लॉस कितना है ये आपको कैसे पता पड़ेगा। देखिए मैं बताऊं, ये ऐसे पता पड़ेगा आपको कंपेयर करना है क्या जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन की स्पॉट रेट, नहीं बेटा, आपको कंपेयर करना है कि आपको मतलब स्पेक्यूलेटर को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किस रेट में मिला, है ना, किस रेट में मिला, और जिस दिन आपने सेटलमेंट करा, है ना, सेटलमेंट पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं स्पेक्यूलेटर हूं,
मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा सर डॉलर चाहिए, बैंक ने कहा 71 रुपये में ले जाओ, मैंने कहा लाओ। तो मैंने बैंक से 71 मिली, उस दिन स्पॉट का भाव कितना था 70, बैंक ने मेरे को डॉलर कितने का दिया 71 का, और मैंने 20 अप्रैल को जाके डॉलर कितने में भेज दी 80 में। मेरा प्रॉफिट कितना, क्या मेरा प्रॉफिट 80 माइनस 70? सर आपका प्रॉफिट होगा 80 minus 71. That means when we are going to calculate the profit for a speculator, we will calculate the difference exchange rate on the settlement date minus forward contract exchange rate. ठीक है बेटा, इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो अब हमारा जो ये बचा हुआ क्वेश्चन है, देखिए इसमें हालांकि वही लिखा हुआ है सब कुछ। स्टेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एंटर फॉर ट्रेडिंग or speculation. Premium or discount on forward contract, that means difference between the spot rate and the forward rate, will not be recorded in the books. Only when the forward contract is sold, the difference between the forward contract rate and the sale rate will be recorded in the P&L. ये किसके लिए बात कर रहे हैं? स्पेक्यूलेटर, है ना। तो अगर आप स्पेक्यूलेटर हैं या ट्रेडर, ट्रेडर का मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडर है ना करते हैं, ये नहीं, बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन बिजनेसमैन वाला है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंटर्ड फॉर हेजिंग पर्पस। देखो प्रीमियम डिस्काउंट जो है एंटर्ड फॉर हेजिंग पर्पस आपने किया, तो आप क्या करें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जैसे $1000 का है ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट 71 का है, स्पॉट रेट 71 का है, 70 का है, तो हमारा टोटल प्रीमियम कितना चुकाया हमने सर 1000 रुपए का चुकाया है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट पर्टेनिंग टू द पीरियड फॉलोइंग इन करंट फाइनेंशियल ईयर विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L फॉर द करंट ईयर। जैसे मैंने आपको बोला 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो जनवरी फरवरी मार्च तो इस फाइनेंशियल ईयर में है, तो 3 महीने का लॉस तो इस साल में रिकॉर्ड करो। Premium and discount pertaining to the period falling in the next financial year will be recognized in the P&L for the next year. तो बच्चे 1 महीने का जो लॉस है वो अगले साल हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे है कि AS 11 जब आप फॉलो कर रहे हैं तो इसका एक प्रॉपर डिस्क्लोजर क्या क्या देंगे। एक्सचेंज डिफरेंस ट्रांसफर टू P&L, P&L में आपने कितना एक्सचेंज डिफरेंस डाला, भले ही प्रॉफिट या लॉस हो वो आपको बताना है। देन एक्सचेंज डिफरेंस कैपिटलाइज एज पर पैरा 46। कैपिटलाइज मतलब कितना आपने एसेट्स की कॉस्ट में ऐड किया है वो बताएं, along with benefit. Net exchange difference accumulated in FCTI reserve as separate component of shareholder fund and reconcile the amount of such exchange difference at the beginning and at the end of the, यानी कि आपको FCMITD का जो रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है उसमें करंट टाइम में जो भी प्लस माइनस किया वो और इसका क्लोजिंग बैलेंस वो आपको शो करना पड़ेगा। Reason for and impact of change in the classification of foreign operation as IF और NFI, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो फॉरेन इंटीग्रल है कौन कौन सी ब्रांच आपकी इंटीग्रल ब्रांच है, कौन कौन सी ब्रांच आपकी नॉन इंटीग्रल ब्रांच है। ठीक है, ऑन शेयर होल्डर फंड और नेट प्रॉफिट और लॉस रियलिस्टिक रेट टू डिस्क्लोज इफ क्लोजिंग रेट इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए वैसे तो हम लोग क्लोजिंग रेट लगाते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी में, लेकिन अगर वो रेट आपने नहीं लगाई है और कोई दूसरी रियलिस्टिक रेट आपको नजर आती है तो फिर आपको बतानी पड़ेगी कि कौन सी रेट आपने काम में ली है। चलिए हमारे पास है एक्सप्लेन द मॉनेटरी आइटम। चलिए साहब, तो मॉनेटरी आइटम कौन से होते हैं, जो फिक्स होते हैं ना, जिनका पेमेंट बदलता नहीं है, मैंने आपको बताया था कैश रिसीवेबल वगैरह। And how are the foreign currency monetary item to be recognized in each balance sheet date, classifying the following monetary और non-monetary item। तो बेटा इसमें मुझे क्या करना है, मुझे आपको बताना है कि कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जो मॉनिटरिंग है और कौन कौन से नॉन मॉनिटरिंग है। तो मॉनिटरिंग तो कौन से जो फिक्स रहते हैं, नॉन मॉनिटरिंग जो बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन इन्होंने खुद ही कर रखा है, आपने को पता है सर रिसीवेबल इसमें ऐसा है जो मॉनिटरिंग है, बाकी सारे तो क्या है नॉन मॉनिटरिंग आइटम, है ना बेटा। चलिए अब ये आपके पास जो है ना इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं। एज पर AS 11 द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी आइटम आर मनी हेल्ड एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी रिसीव्ड और पेड इन फिक्स और डिटरमिनेबल अमाउंट। ऑलरेडी हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। Foreign currency monetary item should be reported using the closing rate at each balance sheet date. However, in certain circumstances, the closing rate may not reflect with the reasonable accuracy the amount in reporting currency that lack to be realistic or required to disperse
a foreign currency monetary item at the balance sheet date. In such circumstances, the relevant monetary item should be reported in the reporting currency at the amount which is likely to be realized or required to be disbursed. Such item are balance sheet date. ठीक है, चलिए theoretical part है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो छोटा सा ये theoretical aspect हमारे पास इसमें कंप्लीट हुआ। चलो बच्चों, तो आज की जो हमारी क्लास है अब हम इसको यही वाइंड अप करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग आज पूरा डिस्कस कर चुके हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ जब हम करेंगे इसके न्यूमेरिक क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी एस संदीप दयाल। बाय बाय।